हेलो स्टूडेंट, आज अपने पास है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट सारणी के गुणधर्म और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है। अभी मैं सारे आपको प्रॉपर्टीज़ है वो जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर देता हूँ और उसके बाद में अपन इनसे रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं वो करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है अपने पास, जैसे मैंने एक डिटर्मिनेंट यहाँ पे ले रखा है डेल इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 0 1 7। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास ये बोलती है कि अगर आप इसका क्या कर दो, परिवर्त कर दो, यहाँ पे इसका क्या कर दो, आप ट्रांसपोज कर दो, तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है उस पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे रो को कॉलम बना दो और कॉलम को रो बना दो। उसके बाद अगर अपन इसको सॉल्व करें तो पहले वाली वैल्यू और बाद वाली वैल्यू क्या होगी, आपके पास सेम होगी। इट मीन्स यहाँ पे जैसे 1 2 3 आपको किस में दिख रहे, रो में, तो इनका मैं क्या बना देता हूँ कॉलम, और 4 5 6, तो 4 5 6 0 1 7 0 1 7। तो ये दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास क्या होगी, सेम होगी। और सेकंड प्रॉपर्टी अपने पास है कि अगर अपन क्या करते हैं किसी पर्टिकुलर कॉलम को दूसरे कॉलम से इंटरचेंज करते हैं तो अपने पास जो साइन होगा उसमें नेगेटिव आ जाएगा। जैसे अभी अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करूं तो मान लेते हैं कि अगर इसको सॉल्व करने पे जो अपना आंसर है वो 25 आ रहा है, तो अगर मैं इसके पर्टिकुलर दो कॉलम को या रो को आपस में इंटरचेंज करूं, ध्यान रखना है कॉलम को कॉलम से इंटरचेंज करना है और रो को रो से इंटरचेंज करना है। कॉलम और रो आपस में कभी इंटरचेंज नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे इस वाले डिटर्मिनेंट में मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ कि यहाँ पे, अच्छा, ये प्रॉपर्टी के लिए आपको ये एरो का साइन यूज़ करना है। यहाँ पे R1 की जगह R2 कर दूंगा और R2 की जगह R1। तो यहाँ पे जो ये दिख रही है आपको, ये क्या होगी, R1, ये R2, ये R3, और ये क्या दिख रहा है, C1 C2 और C3। तो R1 को R2 से इंटरचेंज करूँगा और R2 को R1 से, तो 4 5 6 है वो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और 1 2 3 क्या होगा, नीचे आ जाएगा, और 0 1 7 है वो एज इट इज़ आएगा। तो अगर इस डिटर्मिनेंट का आंसर है वो आपके पास 25 आ रहा था, तो इस डिटर्मिनेंट का आंसर है वो क्या आएगा, आपके पास -25 आएगा। मैं एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि इसका आंसर अगर 25 आया तो इसका क्या होगा, -25 आया। ऐसे ही आप पर्टिकुलर कॉलम को भी इंटरचेंज कर सकते हो। जैसे ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तो C3 को C2 की जगह लिखना है और C2 को C3 की जगह लिखना है, तो फिर आपके पास क्या होगा, माइनस का चेंज आएगा आंसर में। ठीक है, ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है। और प्रॉपर्टी को आपको जब अप्लाई करो तो आपको ऐसे लिखना है, ये वाला जो साइन है वो यूज़ करना है। ठीक है। और थर्ड अपने पास प्रॉपर्टी है कि एक अपने पास जो डिटर्मिनेंट गिवन है क्वेश्चन में, उसमें अगर आपके पास दो रो या दो कॉलम है, उसके सारे जो एलिमेंट है, जो अवयव है, वो क्या हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, मीन सेम हो जाए, तो उसकी जो वैल्यू है आपके पास वो डायरेक्ट कितनी आएगी, 0 आएगी। जैसे यहाँ पे आपको मिल रहा है 1 A B, और यहाँ पे मिल रहा है 0 2 3, और फिर आपको मिल रहा है 1 A B। तो यहाँ आप देख रहे हो कि R1 और R3 के जो एलिमेंट है वो क्या है, सेम है। तो इस डिटर्मिनेंट का जो आंसर है वो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है। इसमें एक बात मैं और ऐड कर देता हूँ, जो एट्थ प्रॉपर्टी है आपकी, कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के एक रो में या एक कॉलम में सारे एलिमेंट क्या हो, आपके पास 0 0 हो, तो उसका आंसर भी क्या होगा, आपके पास 0 होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ये यहाँ पे R1 दिख रहा है आपको फर्स्ट रो, उसके सारे एलिमेंट कितने हैं, 0 0 है, तो इसका भी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी आपके पास क्या होगी, 0 होगी। ठीक है। फोर्थ जो अपने पास प्रॉपर्टी है उसमें आपको ध्यान रखना है कि जैसे अपने पास कोई भी एक डिटर्मिनेंट है ABC, या 1 2 3, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं A² B² और C²। इस तरीके से अगर आपको कोई डिटर्मिनेंट गिवन है तो फोर्थ प्रॉपर्टी में अपन अगर किसी कांस्टेंट को डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मुझे क्या करना है, यहाँ पे R1 रो है, R1 रो को मुझे क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, R1 रो में मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो R1 की जगह मैं क्या लिखूँगा, 2R1। जैसे यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, और ये जो 2 मल्टीप्लाई आपने किया है वो आपको R1 में चाहिए, तो ये पर्टिकुलर आपको ध्यान रखना है, पर्टिकुलर रो में जाएगा या पर्टिकुलर कॉलम में जाएगा। जैसे आपको ये फर्स्ट रो में चाहिए तो ये जो 2 है वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 2A 2B और 2C। बट मैट्रिक्स में ऐसा होता है कि अपन किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सारे एलिमेंट के पास जाता है, मतलब फर्स्ट रो में भी आएगा, सेकंड में भी आएगा और थर्ड में भी आएगा। बट डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है, वो पर्टिकुलर किसी रो में जाएगा या पर्टिकुलर किसी कॉलम में जाएगा। अगर आपको R1 की जगह उसको C1 में ट्रांसफ़र करता है तो आपको C1 की जगह लिखना पड़ेगा 2C1।
ठीक है। तो ये जो फर्स्ट अपना कॉलम है उसमें आ जाएगा। तो ठीक है, जिस तरीके से अपन क्या कर रहे हैं, किसी कांस्टेंट को, अचर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिटर्मिनेंट के अंदर, सारणी के अंदर, उसी तरीके से अपन पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम से उसको क्या कर सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं। ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी थी। जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है उसमें आपके पास सबसे मेन प्रॉपर्टी है, बस इससे रिलेटेड आपके पास एक ही क्वेश्चन है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू मैंने ले लिया A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। अगर इस टाइप की आपके पास डिटर्मिनेंट है, ये सपोज करो यहाँ A1 के साथ है D1, यहाँ पे आपके पास D2, यहाँ पे आपके पास है D3, तो आप क्या कर सकते हो, इनको सेपरेट करके दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के सम में लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे प्लस का साइन है तो अपन एक और डिटर्मिनेंट बना के इसको यहाँ से हटा के उसको लिख सकते हो। तो ये आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है। जैसे यहाँ पे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये हो गया। प्लस आपको क्या करना है, A1 A2 A3 की जगह क्या आ जाएगा, D1 D2 D3 D1 D2 D3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। तो ऐसे करके आप दो डिटर्मिनेंट अलग अलग बना सकते हो। ये आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है। ठीक है। सिक्स्थ जो प्रॉपर्टी है अपने पास बहुत मेन है, तो मेन जो काम होगा वो अपने पास सिक्स्थ प्रॉपर्टी और फोर्थ प्रॉपर्टी से ही होने वाला है। और आपको ध्यान रखना है कि जब आप सिक्स्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे उसके बाद में मोस्टली आपके पास 90% क्या होगा, फोर्थ प्रॉपर्टी है वो अप्लाई होगी। ठीक है। तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी जो है अपने पास, उसमें अपने को क्या करना है, अगर किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम में अपने को कोई चीज़ दूसरे कॉलम की किसी चीज़ को किसी से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो अपन कर सकते हैं। जैसे अपने पास क्वेश्चन है, जैसे ABC में एक डिटर्मिनेंट बना लेता हूँ। यहाँ आपके पास हो गया 150 और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2A 2B और 2C। ठीक है, या फिर इनका मैं स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है, जैसे सपोज करो कि यहाँ 2A स्क्वायर 2B स्क्वायर 2C स्क्वायर दिख रहा है, मुझे इसको R1 में क्या करना है, ऐड करना है। तो मैं लिख सकता हूँ R1 की जगह मुझे क्या करना है, R1 प्लस R3 करना है। ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी जब आप रो की काम में लो तो आपको रो ही लिखना है, पंक्ति लिखनी है, और कॉलम की काम में लो तो आपको कॉलम ही यूज़ करना है। ठीक है। तो अब डिटर्मिनेंट में क्या चेंज होगा, जहाँ पे R1 है वहाँ पे क्या आ जाएगा, R1 प्लस R3, और ये वाला एरो बनाना है। ठीक है ना, सारी प्रॉपर्टीज़ में यही वाला एरो बनाना है, बट जो सेकंड प्रॉपर्टी है जिसमें अपन इंटरचेंज करते हैं वहाँ अपने को ये वाला एरो यूज़ करना है। ठीक है। तो R1 की जगह आपको क्या मिलेगा, R1 प्लस R3। तो यहाँ क्या है, 2A स्क्वायर, तो ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, B प्लस 2B स्क्वायर और C प्लस क्या हो जाएगा 2C स्क्वायर, और बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो एज इट इज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है। अगर आपको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके करवाना होता, जैसे आपको R1 प्लस आपने किया R3, तो आप यहाँ पे 2R3 भी कर सकते थे। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद किस में ऐड करना है, R1 में। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाता, 4 हो जाता। तो ये क्या हो जाता, 4A स्क्वायर 4B स्क्वायर और 4C स्क्वायर। तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से अपन क्या करेंगे, सिक्स प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है प्रॉपर्टी 7। तो उसमें प्रॉपर्टी 7 में आपको ध्यान रखना है कि जब अपन किसी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो उसके जो एलिमेंट अपने पास क्वेश्चन में है, जैसे यहाँ पे होता है A11 A12, सॉरी मैं अलग बना लेता हूँ बड़ी थोड़ी, उसमें जैसे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इस टाइप से अगर अपने पास कोई डिटर्मिनेंट है, तो अगर अपने को क्या करना है, डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन चाहिए, तो मीन्स अगर अपने पास उसकी क्या अपन ले, लाइन से एलिमेंट ले, जैसे A11 A12 और A13, इन एलिमेंट को अगर अपन डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें उनके सह खंडों के साथ, जो उनके संगत क्या बनते हैं, सह खंड बनते हैं, उनके क्या बनते हैं, जो कोफैक्टर्स बनते हैं, तो उनके साथ अगर अपन इनको मल्टीप्लाई कर दे तो अपने को डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। कोफैक्टर को अपन किससे लिखते हैं, F11 F12 और F13 से। अगर इनके साथ लिख के अपन इनको ऐड कर दें तो अपने पास क्या होगा, जो डिटर्मिनेंट होगी उसकी क्या होगी, वैल्यू आ जाएगी। बट अगर इसी में कुछ अपोजिट होता है, जैसे मैंने A11 जो एलिमेंट है उसके साथ क्या लिया है,
F11 मतलब उसी का मतलब संगत क्या लिया है, सहखंड लिया है, उसके करस्पॉन्डिंग क्या लिया है, कोफैक्टर लिया है। अगर इसके अलावा मैं कुछ और चूज़ कर लेता हूँ जो इसके साथ का नहीं है, जैसे A11 के साथ मैं क्या कर लेता हूँ, F21, ठीक है ना, अपोजिट। जैसे 11 का लेना था तो मैंने किसका ले लिया, 21 का, और 12 का लेना था तो मैंने किसका ले लिया यहाँ पे, 22 का, और मेरे को 13 का लेना था तो मैंने कोफैक्टर है वो सेकंड है किसका ले लिया, यहाँ पे 23 का। तो उस कंडीशन में यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो आपके पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। और एट्थ प्रॉपर्टी है वो आपकी वही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में थर्ड प्रॉपर्टी के साथ इंक्लूड करके बताया था कि जब एक डिटर्मिनेंट में उसकी पर्टिकुलर रो के सारे एलिमेंट या फिर कॉलम के सारे एलिमेंट अपने पास क्या हो जाए, ज़ीरो, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो आपके पास कितनी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ओके, तो चलिए अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। जो प्रॉपर्टीज़ है वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी है, तो चलिए उन पे अपन बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। तो ये जो सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप इससे बोर्ड एग्जाम में अपने 3 मार्क्स है वो पक्के कर सकते हो, ठीक है। तो 3 नंबर का जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपकी हेल्प करेगा। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अपने को क्वेश्चन में क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 और 0 बनाने हैं। अगर आपके पास जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें पहले से ही आपको 1 दिख रहे हैं, तो आपका टारगेट रहेगा कि आप 0 बनाओ। और या फिर डायरेक्ट आप जैसे क्वेश्चन में आपको 0 मिल रहा है तो अपन और कोई प्रॉपर्टी की बात करेंगे, जैसे अपन ने थर्ड प्रॉपर्टी में पढ़ा था। या फिर हो सकता है किसी क्वेश्चन में मैं आपको बोल रहा हूँ 0 और 1 बनाओ, 1 दिख रहा है तो अपन क्या कर रहे हैं, 0 बना रहे हैं। तो किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि 1 नहीं बने और डायरेक्ट अपने पास क्या बन जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 0 बन जाए। तो बस अपना टारगेट यही रहना है कि अपने को ज़्यादा से ज़्यादा 1 और 0 बनाने हैं। जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपके पास अपने आप आ जाएगा। अपने को प्रॉपर्टी यूज़ करके क्या करना है, इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि आपको दिख रहा है 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। अभी मैं जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, अगर इसमें मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूँ आपको, मैं इस क्वेश्चन को इसलिए बार बार बता रहा हूँ क्योंकि ये फॉर्मेट आपको हर क्वेश्चन में मतलब देखने को मिलेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूं तो आंसर तो सेम ही रहेगा, मतलब इसमें क्या कर दूं, मैं इसका परिवर्त कर दूं, इसका ट्रांसपोज कर दूं, रो को कॉलम बना दूं और कॉलम को रो बना दूं। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से बन जाएगा अपने पास, ऐसे बन जाएगा 1 1 1 एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। तो आपकी बुक में आपको इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहाँ एक्स वाई जेड की जगह हो सकता है आपको ए बी सी मिल जाए, या फिर यहाँ पे जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर चल रहा है तो वहाँ पे आपको क्या मिल जाए, क्यूब मिल जाए। आंसर अगर क्यूब आ गया तो आंसर डिफरेंट होगा, बट जो करने का फॉर्मेट होगा वो सेम होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जैसे 1 1 है तो अपन क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 0 बनाने की कोशिश करेंगे। तो 0 बनाने के लिए आप देख रहे हो जो क्वेश्चन का आंसर है उसमें क्या है, x माइनस वाई और y माइनस जेड और z माइनस एक्स। तो अपन x माइनस वाई और y माइनस जेड के फॉर्मेट बनाते हैं और z माइनस एक्स है वो अपने आप अपने पास बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चेंज कर देता हूँ R1 में। तो आपको ध्यान रखना है जब आप रो में चेंज कर रहे हो तो सारे क्वेश्चन को कोशिश करो कि आप रो के ही जो सारे एप्लीकेशन हैं, जो प्रॉपर्टी है वो रो में ही अप्लाई करो, ठीक है। और कॉलम को लेके चल रहे हो तो कोशिश ये करो कि सारी जो प्रॉपर्टी है वो कॉलम वाली ही लगे। अगर किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि रो से काम नहीं बन रहा है तो अपन रो और कॉलम दोनों भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो R1 की जगह मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ R1 माइनस R2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट रो है अपने पास उसमें से अपन सेकंड रो को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये चेंज कहाँ होना चाहिए अपने पास, सिर्फ फर्स्ट रो में होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी क्या थी अपने पास, 6 थी। इस तरीके से अपन ने उसमें सीखा था कि किसी रो को एक दूसरे में अपन क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 2 से 3 से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं R1 में चेंज कर देता हूँ। तो R1 में अपने पास क्या चेंज हो जाएगा, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपके पास 0, और x माइनस क्या हो जाएगा y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो मैं इसको लिख देता हूँ एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई लिख देता हूँ। उसके बाद में चेंज आप अगले स्टेप में भी कर सकते हो, तो मैं यहीं पे कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ जाओगे। अब मैं चेंज कर रहा हूँ किस में, R2 में। R2 में क्या चेंज कर रहा हूँ, R2 माइनस R3। अगर आपको यहाँ ये क्लियर नहीं हो रहा है तो आप R1 में चेंज करने के बाद जो बनेगा उसमें नेक्स्ट स्टेप में आप ये अप्लाई कर सकते हो। ध्यान रखना है अपने पास जब डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन आएगा तो अपने को वो प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है, डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है। तो कम से कम आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो फॉर्मेट है बोर्ड का, उस हिसाब से आपको 2 प्रॉपर्टी तो अप्लाई करनी है, ठीक है। तो अब मैं R2 माइनस R3 कर देता हूँ R2 की जगह। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। उसके बाद में y माइनस जेड हो जाएगा,
उसके बाद में वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो आपको क्या मिलेगा, वाई माइनस जेड, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, वाई प्लस जेड। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मेट बन जाएगा। अब कई स्टूडेंट क्या करते हैं, ये कंटिन्यूस यही चेंज वापस कर देते हैं R3 में। तो अगर आप R3 में चेंज करना चाहते हो तो आप काम में किसको लोगे, R1 को और R2 को। तो R1 में और R2 में तो ऑलरेडी चेंज हो चुका है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्ट आपको तीनों को एक साथ काम में नहीं लेना है, तो वो गलत हो जाएगा आपका। तो R3 में अपन कुछ नहीं करेंगे, वो एज इट इज़ आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि जब अपन सिक्स्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे उसके बाद में आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी आएगी। ये मतलब मोस्टली क्वेश्चंस में होता ही है। फोर्थ प्रॉपर्टी में अपन क्या करते हैं, किसी एलिमेंट को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं सभी पर्टिकुलर रो या कॉलम से। तो उसी पर्टिकुलर रो या कॉलम से अपन क्या कर सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि जो आपकी फर्स्ट रो है R1 है, उसमें x माइनस वाई क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो जीरो है, यहाँ x माइनस वाई नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, जिसके पास x माइनस वाई नहीं है उसके क्या करेंगे, डिवाइड में लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या रहने वाला है, जीरो रहने वाला है। इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले क्या बना लिया था, जीरो बना लिया था। तो वो अपने पास प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि यूजिंग प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 4 को अपन यूज़ करके क्या करेंगे, जो फर्स्ट रो है R1 उसमें से किसको कॉमन लेने वाले हैं, x माइनस वाई को अपन क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, उबेनिस्ट लेंगे, किस में से, R1 में से। और इसी तरीके से y माइनस जेड को कॉमन लेंगे अपन, किस में से, R2 में से। तो आपके पास बाहर क्या आ जाएगा, x माइनस वाई और y माइनस जेड है आपके पास, कॉमन आ जाएगा। तो क्वेश्चन आपके पास बन जाएगा अब 0 1 x प्लस वाई, और फिर हो जाएगा 0 1 और y प्लस जेड, और यहाँ पे आ जाएगा 1 z और z स्क्वायर। तो अब आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। अपन किसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे इसको, C1 के अकॉर्डिंग, क्योंकि C1 में आपके पास क्या हो चुके हैं, 2 0 बन चुके हैं। तो अपने को कम से कम 2 प्रॉपर्टी लगानी थी, तो अपन ने यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी 2 बार, और उसके बाद में अपन ने प्रॉपर्टी 4 भी अप्लाई कर दी। तो अब इजीली अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जब C1 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 1 के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई। तो आपका आंसर आ जाएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या बोला था अभी, y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई। तो क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, z माइनस एक्स। ऐसे अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास जो क्वेश्चन है वो भी इसी फॉर्मेट का है जो अभी अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, बस उसमें थोड़ा सा चेंज है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि आपको स्क्वायर की जगह क्या मिल सकता है, क्यूब मिल सकता है। तो यहाँ आपको क्या करना है, पहले तो जो एक डिटर्मिनेंट है उसको दूसरे डिटर्मिनेंट के इक्वल करना है, फिर उस डिटर्मिनेंट को जो फाइनल आंसर गिवन है उसके इक्वल करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो डिटर्मिनेंट गिवन है उसमें है एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई। तो यहाँ इसको जिस डिटर्मिनेंट के इक्वल करना है, जिस सारणी के बराबर लेके आना है, उसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, साथ में क्या दिख रहा है, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। तो यहाँ अपने पास क्या है, केवल स्क्वायर है, और क्या दिख रहा है, 1 1 1 दिख रहा है। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी LHL जो है उसको मैं ले लेता हूँ, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर आ जाएगा आपके पास वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई। तो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कर दिया और एक्स वाई जेड से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ अपने पास एक्स वाई जेड से जो मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, उसमें अपन जो मल्टीप्लाई वाले एक्स वाई जेड है उसको अपन डिसाइड करेंगे कि अपने को कहाँ ट्रांसफ़र करना है। मोस्टली जब भी अपन क्वेश्चन में ऐसे करते हैं, एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई और डिवाइड या ABC से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो वो नेक्स्ट स्टेप में कॉमन आके क्या होते हैं, वापस से कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ जो आपको एक्स दिख रहा है मल्टीप्लाई में, उसको मैं ट्रांसफ़र करूँगा C1 में, मतलब फर्स्ट कॉलम में, और जो y दिख रहा है उसको सेकंड कॉलम में, और जो z दिख रहा है उसको थर्ड कॉलम में। तो यहाँ पे जो C1 है आपके पास वो क्या हो जाएगा, XC1, और जो C2 है वो क्या हो जाएगा, YC2, और जो C3 है वो अपने पास क्या हो जाएगा, ZC3। तो ये अपन फोर्थ प्रॉपर्टी से क्या करेंगे, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जो डिवाइड वाले XYZ है वो अपने साथ रहेंगे डिवाइड में। तो यहाँ अपन x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और एक्स वाई जेड, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास हो जाएगा वाई स्क्वायर वाई क्यूब और एक्स वाई जेड। यहाँ हो जाएगा जेड स्क्वायर जेड क्यूब और एक्स वाई और जेड।
तो अब आपको ये चीज़ नोटिस करनी है कि जो इसका R3 है, थर्ड जो रो दिख रही है आपको, उसमें आपको क्या दिख रहा है, XYZ और XYZ। तो इस XYZ को अपन क्या करेंगे, प्रॉपर्टी 4 से वापस क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो वापस मल्टीप्लाई में आके वो क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो प्रॉपर्टी 4 से मैं R3 से क्या करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ किसको, XYZ को। ठीक है, तो अपने पास क्या हो जाएगा, XYZ अपॉन XYZ, मैंने अभी बताया था आपको, वो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, और क्या आ जाएगा 1 1 और 1। तो इसका जो फॉर्मेट है वो कुछ जो क्वेश्चन में अपने को प्रूव करना था उस तरीके का बन चुका है, बट यहाँ पे जो 1 1 1 आपको दिख रहा है वो R3 में दिख रहा है, और जो क्वेश्चन में आपके पास रिक्वायरमेंट थी कि वो 1 1 है वो आपको कहाँ दिखना चाहिए, R1 में। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, प्रॉपर्टी जो 2 है, जो सेकंड वाली प्रॉपर्टी है, उसको अप्लाई कर देंगे। सेकंड वाली प्रॉपर्टी में अपन ने सीखा था कि R1 को R2 की जगह या R1 को R3 की जगह अपन क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। उससे डिटर्मिनेंट के साइन में जो क्या होगा अपने पास, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो उससे अपन क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो डिटर्मिनेंट है अपने पास वो किसके इक्वल आ जाएगा, इस डिटर्मिनेंट के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन प्रॉपर्टी 2 अप्लाई करते हैं। आपको 2 बार प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी। फर्स्ट टाइम आपको करना पड़ेगा कि जो R2 है वो R3 की जगह आ जाए और R3 R2 की जगह आ जाए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि R2 किसकी जगह आ जाए, R3 की जगह, और R3 किसकी जगह आ जाए, R2 की जगह। तो साइन किसका आ जाएगा अपने पास से, माइनस का साइन आ जाएगा। तो R1 एज इट इज रहेगा, R1 में कोई चेंज नहीं होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1, और यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब। ठीक है, और नेक्स्ट मैं इसमें वापस प्रॉपर्टी 2 अप्लाई करके चेंज कर देता हूँ कि जो R2 है वो कहाँ आएगी, R1 की जगह, और R1 कहाँ आएगी, R2 की जगह। तो फिर से अपन ने इंटरचेंज करा है तो फिर माइनस आएगा, एक माइनस ऑलरेडी था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये बन जाएगा 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, और एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब। अब अपने को क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट को उसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे अभी अपन ने पिछले वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था। अभी आपको 1 1 1 दिख रहा है, तो अपन क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 0 बनाएंगे। तो आपको सबसे पहले अब वो प्रॉपर्टी आपको किस में अप्लाई करनी है, कॉलम में अप्लाई करनी है। तो C1 की जगह मैं क्या कर देता हूँ, C1 माइनस C2, ये प्रॉपर्टी 6 है आपके पास, और C2 में चेंज कर देता हूँ C2 माइनस C3। मैंने पहले ही बोला था अगर आप दो प्रॉपर्टी एक साथ अप्लाई नहीं कर सको तो आप अगले स्टेप में इसको कर सकते हो। तो यहाँ 1 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। यहाँ 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और वाई स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर, उसके बाद में आ जाएगा वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब। और C3 में अपन ने कोई चेंज नहीं किया है तो वो एज इट इज़ आपको मिल जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा के इसको क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं इसमें से प्रॉपर्टी 4 से, और उसके बाद में अपन को क्या करना है, इसको सॉल्व करके अपना आंसर बनाना है। अब प्रॉपर्टी 6 अप्लाई करने के बाद में अपने पास बना था 0 0 1 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब और जेड क्यूब। तो यहाँ मैंने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी अप्लाई कर दिया, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ए माइनस बी मीन्स एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ मैंने दोनों जगह फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो अपने पास जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से बन गया। अब अपने को क्या करना है, इसमें से कॉमन लेना है। बस वहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था वैसे ही ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अपन ने बना दिया। ठीक है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जैसे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब में लगाएंगे तो क्या बनेगा, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसी तरीके से मैंने वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब में भी अप्लाई कर दिया। अब आप देखोगे कि जो C1 कॉलम है, जो अपना फर्स्ट कॉलम है, उसमें क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस वाई। तो जीरो की तो टेंशन नहीं है, जीरो में बताया था कॉमन नहीं आएगा तो चलेगा, वो डिवाइड में जाएगा तो जीरो ही रहेगा, इसीलिए अपन ने जीरो बनाया। और ऐसे ही अपन सेकंड कॉलम में क्या कॉमन ले लेंगे, y माइनस जेड प्रॉपर्टी 4 से। मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, जो कॉमन लेने का काम है वो किस में है, प्रॉपर्टी 4 में। तो अपने पास क्या आ जाएगा, x माइनस वाई और y माइनस जेड। तो उसी क्वेश्चन का फॉर्मेट है, उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी आपके पास सॉल्व हो रहा है। ठीक है, इसका आंसर थोड़ा सा उससे आपके पास डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई कॉमन लेने के बाद में यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास y प्लस जेड, और यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा जेड स्क्वायर और जेड क्यूब।
तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, जैसे 0 0 बन चुका है तो आप क्या कर सकते हो, R1 के अकॉर्डिंग सॉल्व भी कर सकते हो। बट अभी ये क्या दिख रहा है आपको, थोड़ा लेंथी दिख रहा है, तो इसको आप थोड़ा सा और आसान बना सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें प्रॉपर्टीज़ और अप्लाई करनी पड़ेगी। वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर में से कौन माइनस हो जाएगा, आपके पास एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स वाई आ जाएगा, क्योंकि जो वाई स्क्वायर है वो वाई स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और C3 में अपन ने कुछ चेंज नहीं करा है, तो 1 जेड स्क्वायर और जेड क्यूब। तो कुछ इस तरीके से अब आपका क्वेश्चन है वो बन जाएगा। अब अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा मतलब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, तो अपने को आंसर में z माइनस एक्स चाहिए और यहाँ पे z माइनस एक्स है, बट यहाँ पे नहीं है, तो अपन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में अगर अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करें यहाँ पे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे z प्लस एक्स और z माइनस एक्स देखने को मिलेगा। और यहाँ पे है वाई जेड माइनस एक्स वाई, तो इसमें से अगर मैं y को कॉमन ले लूँ तो आपको क्या देखने को मिलेगा, z माइनस एक्स। मीन्स अपन क्या कर सकते हैं, जो C2 कॉलम अब अपने पास बना है उसमें से अपन z माइनस एक्स को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं प्रॉपर्टी 4 से। तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रॉपर्टी 4 अप्लाई कर दी और उसमें से मैंने z माइनस एक्स को कॉमन ले लिया, कौन से कॉलम में से, सेकंड कॉलम में से। तो अब आपके पास क्वेश्चन है वो बन गया 0 0 1 एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 1। और इसमें से ये दोनों कॉमन लेने के बाद में, एक मिनट में यहाँ लिख देता हूँ, ये हो जाएगा, चलो यहाँ लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 0। यहाँ पे z माइनस एक्स कॉमन लेने के बाद में ये कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, अपन ने z माइनस एक्स को कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 जेड स्क्वायर और जेड क्यूब आपके पास बन जाएगा। ये सॉरी ये कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, इजीली इसको R1 के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों फॉर्मेट 0 है, तो आपको क्या करना है, R1 के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 1 के लिए करेंगे तो अपन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड से, माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स वाई और वाई स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है, इजीली सॉल्व कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, जो अपने क्वेश्चन का क्या था, आंसर था, ठीक है। यही अपना आंसर था, यही अपने को लेके आना था। बट आप नोटिस करो कि फर्स्ट क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन में इतना आंसर आपके पास क्या है, सेम है। अगर वहाँ पे क्या बना था, एक्स क्यूब और वाई क्यूब बना था और जेड क्यूब बना था, उसकी वजह से यहाँ पे क्या आ गया, वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो भी इसी पैटर्न का बनेगा जैसे अभी अपन ने क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड और थर्ड अपन कहते हैं, फर्स्ट और सेकंड अपन ने किया था उसी पैटर्न का। तो बस इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये डिटर्मिनेंट जो आपको गिवन है उसकी वैल्यू आपको पहले से ही दे रखी है, कितनी है, 0 है। और यहाँ एक्स वाई जेड क्या है आपके पास, डिफरेंट है। देन आपको प्रूव करना है कि एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या होगा, -1, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि एक्स वाई जेड प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँगा तो उसके बाद में वापस जैसे अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करा था, सेम उसी पैटर्न का फॉर्मेट बनेगा, ठीक है। बट मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे मैंने आपको प्रॉपर्टी 5 बताई थी, तो वो अप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई क्यूब, जेड स्क्वायर 1 प्लस जेड क्यूब। तो प्रॉपर्टी 5 है तो आपको वो पता होनी चाहिए। बस ये एक क्वेश्चन है जिसमें मैं प्रॉपर्टी 5 अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। प्रॉपर्टी 5 आपको याद होनी चाहिए। मैंने कहा था कि यहाँ जैसे 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब 1 प्लस जेड क्यूब है, तो इनको मैं अलग से लिखे एक नया डिटर्मिनेंट बना लूँगा, नया सारणिक बना लूँगा, ठीक है। उसके बाद अपने पास है, ये बहुत आसान हो जाएगा। जैसे 1 1 1 1 है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, प्लस यहाँ पे क्या वापस एक्स वाई जेड, और उसके बाद आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया था, 1 1 1 1, और फिर यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब।
और बाकी जो चीज़ें हैं एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वो एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, ये डिटर्मिनेंट जो है इसको इसके जैसा बना लेते हैं सेम। सब में से क्या कॉमन आ रहा है अपने पास एक्स वाई जेड, तो यहाँ इस वाले डिटर्मिनेंट में मैं क्या करूँगा, प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करके R1 में से x को कॉमन ले लूँगा, R2 में से y को और R3 में से z को कॉमन ले लूँगा। तो यहाँ पे कॉमन आने के बाद अपने पास बाहर मल्टीप्लाई में आ जाएगा एक्स वाई जेड, जेड जेड स्क्वायर 1 आ जाएगा और बाहर मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा एक्स वाई और जेड। तो यहाँ आप क्या हो जाएगा 1x एक्स स्क्वायर 1y और वाई स्क्वायर 1z और जेड स्क्वायर। अगर आपको प्रॉपर्टी अभी तक क्लियर नहीं है तो पहले आप उनको देख लो आराम से, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दी थी और बुक में भी जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो उसमें आपको प्रॉपर्टी पहले क्लियर होनी चाहिए तब आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। मैंने अभी प्रॉपर्टी 4 अप्लाई कर दी यहाँ पे। यहाँ मैंने प्रॉपर्टी 4 अप्लाई कर दी, इसमें R1 में मैंने x को कॉमन ले लिया, R2 में y को और R3 में z को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब ये दोनों डिटर्मिनेंट अपने पास क्या है, सेम है। और आप क्या कर सकते हो, अभी जब फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करा था तब अपन ने ये चीज़ सीखी थी उसमें, और इसका आंसर भी आप बता सकते हो। अब जैसे यहाँ पे 1 1 आपको कहाँ दिख रहा है C3 में और यहाँ 1 1 आपको क्या दिख रहा है C1 में, तो इनको ट्रांसफ़र करके आप बना सकते हो। 2 बार चेंज करना पड़ेगा, एक बार चेंज करेंगे तो माइनस आएगा, दूसरी बार चेंज करेंगे तो फिर क्या आएगा माइनस। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे कि 1 1 1 एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये दोनों डिटर्मिनेंट क्या है, सेम है। तो इस वाली जो इक्वेशन आपको दिख रही है, ये वाली डिटर्मिनेंट प्लस एक्स वाई जेड और ये वाली डिटर्मिनेंट इक्वल टू आपके पास क्या है, 0 है। तो मैंने क्या किया, पूरे डिटर्मिनेंट को ही क्या किया, कॉमन ले लिया। सेम वैल्यू है तो डिटर्मिनेंट को, पूरे सारणी को क्या किया है, ओबेनियस ले लिया। जैसे यहाँ पे ये क्या है अपने पास P है, तो P प्लस एक्स वाई जेड इंटू पी है, ये दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो मैंने P को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और प्लस क्या आ जाएगा एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। ठीक है, तो और इसका मैंने अभी आपको 2 क्वेश्चन में अपन कर चुके हैं कि इसका आंसर आपके पास क्या आने वाला है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे क्या करना आपको, R1 माइनस R2, R1 की जगह, और R2 की जगह क्या हो जाएगा R2 माइनस R3। तो स्टार्टिंग में अपने फर्स्ट क्वेश्चन में और सेकंड क्वेश्चन में जो फॉर्मेट करा था वही एग्जाम में आपको डायरेक्ट नहीं करना है, सॉल्व करना है। मैं आपको बता चुका हूँ इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, और 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 0। यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट का आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 0। तो यहाँ अब आपको क्वेश्चन की जो कंडीशन है उसमें बोला हुआ है कि एक्स वाई जेड आपके पास क्या है, डिफरेंट है। तो अपने को एक्स वाई जेड इक्वल टू -1 या एक्स वाई जेड प्लस 1 इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में अपने को बोला है कि एक्स वाई जेड डिफरेंट है और यहाँ पे अपने पास 4 फैक्टर बने, 4 गुणनखंड बने, उनका गुणा अपने पास क्या हो रहा है 0 के इक्वल। अगर x माइनस वाई 0 के इक्वल हो तो x इक्वल टू क्या होगा y, और y माइनस जेड आपके पास 0 के इक्वल हो तो y इक्वल टू क्या होगा z, और z माइनस एक्स अगर आपके पास 0 के इक्वल है तो z इक्वल टू क्या होगा x। तो बट क्वेश्चन की जो कंडीशन है उसमें तो ये है ही नहीं, वहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्स वाई जेड क्या है, डिफरेंट है, मीन्स वो सेम नहीं हो सकते, इक्वल नहीं हो सकते। तो ये कंडीशंस है अपने पास, वो क्या होगी, रॉन्ग होगी, इनको अप्लाई नहीं करना है। तो अपन किसको अप्लाई करेंगे, इस वाली कंडीशन को। तो वहाँ पे आएगा 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू आपके पास क्या होगा 0। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आएगी -1। तो इस तरीके से आपको प्रूव करना है। एक क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रॉपर्टी 5 अप्लाई करनी है, ध्यान रखना है। जैसे 1 1 1 था तो यहाँ पे आ गया 1 1 1, बाकी जो C1 और C2 वो एज इट इज आ जाएगा, और C3 में वापस x3 y3 z3। इस तरीके से ये 2 डिटर्मिनेंट में क्या होगा आपके पास से टूट जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट अपने पास बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में इस पूरे डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो आपको 0 गिवन है, और बोला है कि x इक्वल टू जो 2 है वो इसका एक रूट है। ठीक है, x इक्वल टू 2 है वो इस जो आपको इक्वेशन गिवन है डिटर्मिनेंट के रूप में उसका क्या है, सॉल्यूशन है। तो आपको क्या करने हैं, इसके जो और रूट्स है मतलब और x की जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट करना है। सिद्ध कीजिए कि समीकरण का एक मूल है वो कितना है, x इक्वल टू 2 है तो
तथा इसके शेष मूल भी ज्ञात कीजिए। वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज x इक्वल टू 2, देन फाइंड द अदर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो अपने को इसको सॉल्व करके x की और वैल्यूज़ निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में भी आपको ध्यान रखना है, अपना टारगेट वही रहेगा कि अपन ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, कुछ कॉमन निकालें और 0 और 1 बनाएं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें आपको करना है, जो आपका कॉलम C1 है उसकी जगह आपको करना है C1 प्लस C3। C1 प्लस C3 करेंगे तो ये आपका C1 कॉलम हो गया, ये C2 हो गया और ये C3 हो गया, ठीक है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, C1 को और C3 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x-1 2 प्लस x-3, यहाँ पे क्या बन जाएगा वापस x-1 और -3 प्लस x+2। तो फिर से आपके पास क्या आ जाएगा x-1 और फिर यहाँ आ जाएगा -6 -1 -3x 2x x-3 और x+2, ये एज इट इज़ आ जाएगा। चेंज मैंने किस में किया है, C1 में। C1 में क्या चेंज हुआ है, C1 प्लस C3। तो आपको देखोगे कि C1 में सब जगह क्या बन चुका है अपने पास x-1 बन चुका है। अब ये प्रॉपर्टी 6 थी, मैंने बोला था प्रॉपर्टी 6 के बाद कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 से मैंने क्या किया, जो C1 कॉलम था, जो अपना पहला स्तंभ था, उसमें से x-1 को क्या किया, कॉमन ले लिया। तो यहाँ x-1 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 1 1 -6 -1 -3x 2x x-3 और x+2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 0। अब अपने को क्या करना है अगले स्टेप में अब अपने को क्या करना है अगले स्टेप में, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 1 बन गए, अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे 0 बनाएंगे, ठीक है। तो R1 की जगह मैं कर देता हूँ R1 माइनस R2 और R2 की जगह कर देता हूँ R2 माइनस R3। तो यहाँ अपने पास 0 बन जाएंगे दो जगह, फिर अपन इसको सॉल्व कर देंगे। तो R1 माइनस R2 करते हैं, R1 की जगह तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पे -6 और -3x करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 3x और -1 और x-3 करेंगे तो -x+3 हो जाएगा और 1 -1 0 -3x -2x और यहाँ पे x-3 -x और -2 और जो R3 है वो एज इट इज़ आ जाएगा 1 2x और x+2। तो मैंने क्या किया, R1 की जगह क्या कर दिया R1 माइनस R2 कर दिया, सबको ऊपर माइनस कर दिया और R2 की जगह क्या कर दिया R2 माइनस R3 को R2 में से क्या कर दिया माइनस कर दिया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अब अपना जो आंसर है वो अपने सामने आ जाएगा। तो x-1 है उसको अपन ने क्या करा था, कॉमन ले रखा था डिटर्मिनेंट में से, तो वो बाहर कॉमन आ जाएगा और अंदर आप देखोगे तो आपके पास बन गए यहाँ पे 0 0 1 और यहाँ पे क्या है 3x माइनस क्या है -6 प्लस 3x है, -6 प्लस 3x है, इसको लिख सकता हूँ मैं 3x माइनस 6 और इसमें से मैं 3 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x-2। अगर मैं इसमें से 3 कॉमन ले लूँगा तो आ जाएगा x-2, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे अपने पास बना था -1 -x और प्लस का 3, तो 3 -1 आपके पास क्या बनेगा प्लस का 2, तो -x+2 में से मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा x-2। तो -1 कॉमन लेने से आपके पास क्या बन जाएगा x-2 बन जाएगा और -3x -2x हो जाएगा माइनस का 5x, -3x -2x आपके पास क्या हो जाएगा माइनस का 5x और x माइनस x कैंसिल हो जाएगा, -3 -2 क्या आ जाएगा माइनस का 5 और बाकी एज इट इज आ जाएगा 2x x+2 इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 0। तो इस तरीके से अपन ने क्या किया, उसमें प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करके सॉल्व कर लिया। अब आप देख रहे हो कि इसमें x-2 है वो वापस कॉमन आ रहा है R1 में से और जो -5 है वो कॉमन आ रहा है किस में से R2 में से। तो मैंने फिर से प्रॉपर्टी 4 अप्लाई कर दी x-1 और मैंने आपको बोला था जब भी आप प्रॉपर्टी 6 अप्लाई करोगे उसके बाद में आपके पास क्या होगी प्रॉपर्टी 4 अप्लाई होगी। प्रॉपर्टी 4 से मैंने क्या किया x-2 को क्या किया R1 में से कॉमन ले लिया और -5 को किस में से कॉमन ले लिया R2 में से। तो अब आपके पास जो डिटर्मिनेंट बनी है सारणिक बनी है उसमें क्या क्या है 0 0 1 3, यहाँ पे मैंने -5 कॉमन ले लिया तो क्या आ गया x और यहाँ पे आ गया
2x और यहाँ पे आ गया -1, यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे x + 2 इक्वल टू क्या हो गया 0। ध्यान रखना मैंने -5 कॉमन लिया इसलिए यहाँ पे x आ गया और यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे x - 2 कॉमन लिया तो 3 और -1 अपने पास बन गया है। अब अपन क्या करेंगे, इसको आराम से सॉल्व कर लेते हैं। x - 1 x - 2 और यहाँ पे आ जाएगा -5। तो C1 के अकॉर्डिंग सॉल्व करूँगा तो इसके लिए 0 हो जाएगा, इसके लिए 0 हो जाएगा। 1 के लिए करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये सारी चीज़ें हट जाएगी तो क्या आ जाएगा 3 प्लस क्या आ जाएगा x आ जाएगा। तो 3 + x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो आपको जो x की वैल्यू है वो क्या क्या मिल जाएगी, x - 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। x - 2 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। -5 की वैल्यू है वो 0 के इक्वल हो नहीं सकती और 3 + x को 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3 आ जाएगी। तो क्वेश्चन में कंडीशन थी कि x = 2, तो इसका क्या है एक रूट है, बाकी जो अदर रूट है उसको भी आप फाइंड आउट करो। जो दूसरे रूट होंगे अपने पास वो कौन कौन होंगे, x = 1 और x = -3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह आपको बोर्ड एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको दे रखा है a² + b² अपॉन c b² + c² अपॉन a b और c² + a² अपॉन b। आपको इस डिटर्मिनेंट को प्रूव करना है कि ये किसके इक्वल होनी चाहिए, 4abc के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें अपने को ध्यान रखना है कि सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जैसे c डिवाइड में चल रहा है, यहाँ a डिवाइड में चल रहा है, यहाँ b डिवाइड में चल रहा है। तो इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा और फाइनल आंसर है वो अपने को क्या लेके आना है 4abc। तो मैं इसको एक बार हटा देता हूँ, अपन इसको 4abc के इक्वल लेके आएंगे। तो जो डिवाइड में अपने पास abc चल रहे हैं उनको हटाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन में abc से मल्टीप्लाई कर दिया और abc से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, इनको कैंसिल करेंगे तो वापस वही आ जाएगा 1 बन जाएगा। अब यहाँ अपन जो प्रॉपर्टी 4 है उसको यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी 4 में अपन ने पढ़ा था कि अपन कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे अचर को, तो वो किसी पर्टिकुलर स्तंभ में या पर्टिकुलर जो रो है, पंक्ति है, उसमें जाएगा, पर्टिकुलर रो या कॉलम में जाएगा। तो अपने को जो c है उसको अपन ट्रांसफ़र करेंगे r1 में और जो a है उसको ट्रांसफ़र करेंगे अपन r2 में और जो अपना b है उसको ट्रांसफ़र करेंगे अपन r3 में। तो यहाँ पे जो आपके पास r1 है वो क्या हो जाएगी, cr1 हो जाएगी और जो R2 है आपके पास वो क्या हो जाएगी, AR2 हो जाएगी और जो आपके पास R3 है वो क्या हो जाएगी आपकी BR3 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, डिवाइड में ABC रह जाएगा और जो मल्टीप्लाई में ABC थी वो C कहाँ चला जाएगा R1 में, A कहाँ चला जाएगा R2 में और B कहाँ चला जाएगा R3 में। तो यहाँ जब मल्टीप्लाई में आपके पास क्या आएगा, C आएगा, तो वो डिवाइड वाले C से क्या हो जाएगा कैंसिल और यहाँ c की जगह क्या हो जाएगा c² कुछ इस तरीके से ये c यहाँ आएगा आपके पास, ये क्या हो जाएगा इंटू c, यहाँ c² और यहाँ c², ऐसे, और ये c से c कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से R2 में क्या हो जाएगा a² b² + c² और a²। ठीक है, और इसी तरीके से अपन देखेंगे तो R3 में आपके पास हो जाएगा b² और c² + a²। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 0 और 1 बनाने हैं क्योंकि डिवाइड वाला फॉर्मेट ख़त्म हो गया है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करके अपने को ज़्यादा से ज़्यादा 0 और 1 बनाने हैं। तो अब मैं चेंज कर रहा हूँ R1 में, R1 की जगह आपके पास हो जाएगा R1 - R2 और -R3। यहाँ a² b² है R2 और R3 में, तो इसको R1 में ले जाके क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आपके पास बन जाएगा यहाँ पे a² b² माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 0। चेंज किस में होगा आपके पास R1 में, और R1 में आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे c², तो यहाँ पे कौन माइनस हो जाएगा, माइनस का b² c² और माइनस क्या हो जाएगा b²। तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का 2b²। तो इसी तरीके से यहाँ c² - a² करेंगे तो यहाँ आपके पास आ जाएगा -2a²। ठीक है, आप अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक एक स्टेप करके देख सकते हैं। इनको माइनस यहाँ पे करवा लो पहले, उसके बाद माइनस में लिख दो, उसके बाद में आप कैंसिल करके आप कर सकते हो। और यहाँ एज इट इज़ आ जाएगा a² b² और b² + c² b² a² c² + a²। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे
अपन यहाँ पे देखें तो अपन ये जो 2 है उसको भी क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं 2 को कॉमन लूँगा यहाँ से, तो यहाँ से 2 अपने पास कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 2 अपने पास क्या हो जाएगा, कैंसिल प्रॉपर्टी 4 यूज कर लेंगे तो 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने पास कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में अपन करेंगे कि R2 की जगह अपन क्या करेंगे, R2 प्लस R1, R2 की जगह अपन क्या करेंगे, R2 प्लस R1, और उसके बाद में R3 की जगह अपन करेंगे R3 प्लस R1। तो उससे क्या होगा, अपने पास जो डिटर्मिनेंट है, जो सारणिक है, वो क्या हो जाएगी, थोड़ी और छोटी हो जाएगी। तो उस अपने पास बन जाएगा 2/ABC। उसके बाद अपने को क्या करना है, R2 प्लस R1 करना है, तो R2 की जगह करेंगे तो R1 तो एज इट इज आ जाएगी आपके पास, और 2 मैंने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, क्यों 0 प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। उसके बाद में यहाँ पे अपन बी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर, और यहाँ फिर से आपको क्या मिल जाएगा, 0। और ऐसे ही अपन R3 में चेंज करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0, क्यों R3 प्लस R1 करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर, क्योंकि R3 प्लस R1 करते ही माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे आराम से, क्योंकि अपने पास बहुत ज़्यादा जीरो भी बन चुके हैं, तो अपन इजीली इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 2ABC, और इसको अगर अपन पूरे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आप आराम से इसको सॉल्व करके देख सकते हो, आपको मिलेगा 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो वहाँ से आपके पास 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4, और ABC 1 टाइम है, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है, ABC, वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर है वो क्या आ जाएगा, 4ABC। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।